हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 14 जुलाई, है ना। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। और ये जो पीपीटी आप जो पीडीएफ देख रहे हैं ना, उसको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको सेंड कर देते हैं। लिंक जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जो है पिन किया हुआ रहता है, तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये पीडीएफ जो है निःशुल्क मिलता है और हमेशा मिलेगा। ठीक है, मतलब रेगुलर मिलेगा आपको। और आज का वीडियो थोड़ा सा लेट से हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा व्यवस्था के कारण, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो आज स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। अभी क्या हुआ, 3-4 साल में 8 करोड़ नौकरियां दी प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो मेंस में क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा ही। ठीक है, कि बेरोजगारी जो बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है देश में। ठीक है, आंतरिक चुनौती में बेरोजगारी गरीबी बना हुआ है, तो सरकार ने इसके निपटने के लिए क्या प्रयास किए हैं। तो प्रयास में आपको लिखना है, यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना है। तो यहाँ पे सरकार ने बेरोजगारी से निपटने के लिए स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया, क्या क्या जो है यहाँ पे सरकार ने प्रयास किया है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, है ना। और भी क्या स्कीम है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आरबीआई ने हाल ही में रोजगार से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट प्रकाशित किया। उसमें उसमें सरकार के जो है 3-4 साल में जो 8 करोड़ जो है नौकरी यहाँ पे देने का जो है यहाँ पे नौकरियां पैदा हुई है। तो इससे क्या हुआ, बेरोजगारी से निपटने में मदद मिला। तो स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, और फिर यहाँ पे जो रेहड़ी पटरी वाला जो वहाँ पे जो था स्वामित्व योजना, ठीक है, वो भी यहाँ पे लिख दीजिएगा आप। और कौन सा स्कीम है जो रोजगार से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के आपको लिखना होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। हाँ, अवसंरचना पे काम चल रहा है। अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। और आपको पीएलआई स्कीम भी है जो रोजगार से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे मत्स्य जो संपदा योजना है, मत्स्य संपदा योजना, ये भी कहीं ना कहीं रोजगार जनरेट करवाता है। ठीक है, तो और आपका और क्या रहा, स्किल इंडिया, स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है, डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है, ये सब क्या है, आपको जो है रोजगार मुहैया करवाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करें। यहाँ पे देखिए, केंद्र ने बढ़ाई जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पहले सिंपल देख लीजिए क्या क्या पूछता है। राज्यपाल को लेकर क्वेश्चन पूछता है। राज्यपाल जो है राज्य में कौन अपॉइंट करता है, मुख्यमंत्री, सीएम करते हैं। ठीक है, राज्यपाल जो है केंद्र का एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, एजेंट के रूप में काम करता है। इनका अगर राज्यपाल बनना है तो आपको 35 साल उम्र होना होगा, 35 साल। ठीक, और आपको विधानसभा, जिस राज्य में अपॉइंटमेंट होना चाहते हैं उस राज्यसभा के विधानसभा के मेंबर बनने के आपको योग होना चाहिए। ठीक है, साथ ही आपको बता दें ये केंद्र के प्रसाद पर्यद मतलब प्लेजर तक अपने पोस्ट पे बने रहेंगे। ठीक है, जब तक केंद्र चाहेगा। राज्यपाल जो है स्टेट का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होते हैं, संवैधानिक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। ये हो गया राज्यपाल। हाँ, राज्यपाल को लेकर वरीयता क्रम से पूछता है। देखिए, वरीयता क्रम में सबसे पहले आते हैं हमारे राष्ट्रपति, आते हैं ना। राष्ट्रपति क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी यूपीपीएससी इसमें। उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, थर्ड में कौन आते हैं, प्रधानमंत्री। फोर्थ में कौन आते हैं, अपने अपने राज्यों के, देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, अपने अपने राज्यों के गवर्नर। मान लीजिए झारखंड है, झारखंड के गवर्नर और उड़ीसा के गवर्नर दोनों जो है झारखंड में खड़े हैं, तो सीनियरिटी में सबसे ऊपर कौन आएंगे, झारखंड के गवर्नर। ठीक है, इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी न्यूज में इसलिए आ गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, उनकी शक्तियों में इजाफा किया गया। कुल मिलाकर जो ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, ठीक है, पुलिस हो गया, यहाँ पे जो है केंद्र को, यहाँ पे मतलब केंद्र ने जो है उपराज्यपाल को पावर दिया है कि आप इस संबंध में जो है आप ज्यादा से ज्यादा शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो विपक्ष यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ पे बोल के विरोध कर रहा है कि इससे जो राज्य बनने का जो संभावना था जम्मू कश्मीर का, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करें। यहाँ पे तो आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर बात करें, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वायत्ता पर जोर दिया और इसमें संस्था विशिष्ट कार्य के लिए इसमें अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट कौन करते, सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना है ना, तो आप में क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो कम से कम आपको जो है 5 साल तक जो है जो हाईकोर्ट होता है उसके जज के रूप में काम करना होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो पेंशन या सैलरी वगैरह मिलता है वो संचित निधि से मिलता है। ठीक है, बीपीएससी में पिछला बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं ना, उनको उनका जो संख्या बढ़ाना है, जैसे अभी वर्तमान में कितना है, 34 जज है ना सुप्रीम कोर्ट, तो अगर संख्या में इजाफा करना है तो ये जो पावर है किसको दिया गया, ये पावर दिया गया संसद को। तो इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे केंद्रीय सूचना आयोग।
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये क्या संवैधानिक बॉडी है? बिल्कुल नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कब बना था? 2005 में। किस अधिनियम के तहत बना था? तो ये बना था आपका जो सूचना जो अधिनियम है ना 2005 का, उसके तहत बना गया था। ठीक है, ये तमाम फैक्ट जो एग्जाम में कई बार जो रिपीट करता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हाईकोर्ट के बारे में देख लीजिए। क्यों देख रहे हैं हम लोग? क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन पूछा है। हाईकोर्ट में जो जज होते हैं ना, उसकी संख्या बढ़ाना है, ये पावर किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। ठीक है, जो हाईकोर्ट के जज होते हैं ना, उनको सैलरी जो मिलता है ना, सैलरी वो राज्य का जो स्टेट होता है उसका कंसोलिडेट जो फंड है ना, वहां से मिलता है। लेकिन जब पेंशन की अगर बात करें तो वो मिलता कहां से? वो पेंशन मिलता है केंद्र का जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है, वहां से मिलता है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, लिंक जो है नीचे दिया हुआ रहता है, तो आप लोग सर्च करके वहां पे क्लिक कर लें। और ये पीडीएफ जो है आपको इसलिए फायदा करेगा क्योंकि इस पीडीएफ में जो न्यूज होता है करंट अफेयर का, वो इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिहाज से, वो काफी हेल्प करेगा आपको। जो अननेसेसरी जो पॉलिटिकल न्यूज हो गए, जो बॉलीवुड से जुड़े हुए जो न्यूज हो गए, जो कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, जो इररिलेवेंट होता है, उस तमाम न्यूज को यहाँ पे क्या किया जाता है? दरकिनार कर दिया जाता है। एक फिल्टर करके आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, वही सब आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अभी जो है यहाँ पे अरुणाचल असम सीमा विवाद के 6 समितियों का पुनर्गठन। कुल मिलाकर मेंस में अगर आप देखोगे तो जो क्वेश्चन पूछता है कि भारत के सामने जो आंतरिक जो चुनौती है, आंतरिक वैश्विक चुनौती तो है ही, लेकिन आंतरिक चुनौती क्या क्या है? तो इसमें आपको आतंकवाद जो है सबसे बड़ा मसला है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हो नक्सलवाद बहुत बड़ा जो है मसला है। छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हो नारायणपुर, दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, झारखंड, ये सब क्या है? नक्सल प्रभावित जो है क्षेत्र है। ये हो गया। साथ में भ्रष्टाचार, ठीक है। फिर अवसंरचना का अभाव। फिर देख रहे हैं ना, जल को लेकर जो विवाद चलता है राज्यों के बीच में, जल विवाद को लेकर, ये भी आंतरिक चुनौती है। फिर आप देखोगे यहाँ पे सीमा विवाद, अभी जो है अरुणाचल और असम के बीच में जो सीमा विवाद है ना, वो भी क्या है? ये आंतरिक चुनौती के अंतर्गत आता है। तो ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, बाकी उसे आपको 1 से 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है यहाँ पे। कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, पक्के केसांग हो गया, पापुम हो गया, कामले हो गया, लोअर हो गया, लोअर दिबांग हो गया, ठीक है, लोंगडिंग हो गया। ये जो क्षेत्र है ना, न्यूज में रह रहा है, तो क्वेश्चन पूछेगा क्या जो क्षेत्र का नाम है ना, ये किस राज्यों के बीच में विवाद है? तो आपको असम और अरुणाचल प्रदेश बताना होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश एक कारण से न्यूज क्या है, क्योंकि चाइना जो है ना, चीन जो है, हमारे जो भारत का जो क्षेत्र है, जैसे कि आप यहाँ नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, इसका नाम को बदल के अपने क्षेत्र में दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, भारत इसका पुरजोर विरोध करता है, निंदा करता है कि ये सब आधारहीन बातें हैं, ठीक है, बेबुनियाद हैं, जिसका कोई पैर और नसीर है। ठीक है, तो भारत ने इसको जवाब देने के लिए क्या किया? तिब्बत का मामला उठा दिया है। तिब्बत का मामला उठा रहा है, वो भी अमेरिका के माध्यम से। तो चीन क्या हो गया? तिलमिला गया, घबरा गया कि भारत से पंगा लेना सही नहीं है। तो अब जो है चाइना जो है भारत के साथ जो बातचीत करना चाहता है, सीमा विवाद को जो है शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाना चाहता है। ठीक है, क्योंकि दलाई लामा जो पता ही तिब्बत के हेड है, राजनीतिक प्रमुख भी है, धार्मिक प्रमुख भी है, तो उससे जो है अमेरिका के डेलीगेट्स लोग जो है मिले थे। इस कारण से चाइना जो है भारत से घबरा चुका है। और पंचशील सिद्धांत भी आया था, आपने देखा ही होगा, मैंने कई बार इसको जिक्र भी किया था, पंचशील समझौता, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करें हम लोग। हाँ, एक और चीज़ है कि जो भारत का जो बाउंड्री सबसे अधिक जो शेयर होता है ना, वो होता है बांग्लादेश के साथ, 4096, यहाँ तक आप याद रखेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पे, देखिए इस आर्टिकल में मैंने पढ़ा तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, वनडे एग्जाम में पूछ लेता है। उल्का पिंड क्या होता है? तो डेफिनेशन जो है कभी कभी आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा। उल्का पिंड क्या होता है? तो ये जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं ना, उल्का पिंड ही है। तो ये क्या होता है? जब धरती पे आते हैं ना, तो चट्टान के टुकड़े होते हैं, ठीक है, या तो ग्रह से ग्रह टकराता है तब वो बनता है। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस ये है ना कि इसको हम लोग स्टडी अगर करेंगे ना, तो जो जैसे ग्रह है मंगल ग्रह, तो उसके बारे में जान पाएंगे कि उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, वहाँ पे कौन कौन सा मिनरल्स है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। इसलिए उल्का पिंड पे हम लोग क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंस है। फिर देखिए यहाँ पे कांग्रेस के जो महासचिव है वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि हमारे फोन में जो पक्ष की तरफ से क्या हो रहा है, ऐसा स्पाईवेयर भेजा जा रहा है जिसपे हम पे निगरानी रख सके। तो ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे इसका निजता का हनन है। राइट टू प्राइवेसी जो है ना, निजता का हनन है। आपको बता दें आर्टिकल 21 हमारे संविधान का राइट टू प्राइवेसी का अधिकार देता है। शादी करने का जो मनपसंद जो औरत होती है, वो भी अधिकार आपको राइट टू प्राइवेसी के तहत मिलता है। ये क्वेश्चन कई दफा अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ था 2024 वाला, उसमें पूछ लिया गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। ठीक है, स्टेट पीसीएस में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, एमपी पीसीएस उत्तराखंड में भर भर के क्वेश्चन पूछता है राइट टू प्राइवेसी से। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो स्पाईवेयर जो है कहीं ना कहीं ये हमारे निजता के हनन करता है। फिर डाटा को क्या करता है? यहाँ पे डाटा को अनसिक्योर करता है। ठीक है,
फिर यहाँ पे कहीं न कहीं हमारे निर्णय को यहाँ पे इफ़ेक्ट करेगा। तो स्पाईवेयर कहीं न कहीं हमारे जो सुरक्षा है उसको कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाता है। फिर देखिए उत्तराखंड न्यूज़ में आ गया। उत्तराखंड बना देश का पहला बुरांश। बुरांश क्या है? बुरांश क्या है? पूछेगा, ऐसे पूछता है कि खबरों में रहा बुरांश क्या है? ये एक प्रकार का जानवर है या एक प्रकार का फूल है या ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए तकनीक है या क्या है? तो आपको बता दें बुरांश क्या एक फूल है, फ्लावर है, ठीक है? और जो बुरांश जो पार्क है ये उत्तराखंड में बनाया गया है, उत्तराखंड में, ठीक है? इस फूल का अपना इम्पोर्टेंस है, याद रखिएगा। ये जो है मेडिसिन के रूप में होता है, पर्यटन के रूप में होगा आपका और ये कहीं न कहीं इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो तितलियाँ जो पक्षी है उसको आकर्षित करती है रस के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं पॉलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंस होता है। इसमें एंटीसेप्टिक जो गुण है, इसमें बैक्टीरिया विरोधी गुण है, ठीक है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बुरांश। ये क्वेश्चन आने की संभावना मुझे पूरा लग रहा है। देखिए सवालों के जवाब में ये है पी चिदम्बरम फॉर्मर जो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं। कुल मिलाकर अभी जो 3 नए कानून है ना वो लागू कब हुआ? 1 जुलाई से, ठीक है? कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय, ठीक है, 3 कानून था। तो इस कानून में जो है 2 राज्य तमिलनाडु और एक कर्नाटक ने जो है एक क्या-क्या कमिटी बनाया है, एक कमिटी बनाया है कि इसमें जो कानून बनाए गए हैं केंद्र के द्वारा उसमें संशोधन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और फिर हम उसको लागू करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि आपराधिक जो कानून है ना ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है। देखिए 7th शेड्यूल जो है हमारा, याद रखिएगा 7th शेड्यूल, उसमें 3 जो है सब्जेक्ट है, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट होता है, ठीक है? और एक होता है सेंट्रल लिस्ट, है ना? तो कॉन्करेंट लिस्ट में वो जो भी सब्जेक्ट आता है ना उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएगा, लेकिन दोनों में अगर विवाद हो जाता है तो यहाँ पे केंद्र का कानून वैलिड रहेगा। याद रखिएगा अभी 3 नए कानून जो पारित हुआ है उसके खिलाफ जो एक कमीशन बनाया है तमिलनाडु और कर्नाटक ने, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे पुलिस। पुलिस किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का सब्जेक्ट, याद रखिए। पुलिस भी पूछता है कि किसका सब्जेक्ट है? राज्य का सब्जेक्ट है, ठीक है? और यहाँ पे नए कानून में जो विपक्ष लोग जो है ना राजद्रोह को लेकर यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, फिर यहाँ पे मृत्युदंड को लेकर यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आतंकवाद को लेकर विरोध कर रहे हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समय रहेगा तो आप लोग आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे, ठीक है? इस आर्टिकल में अगर हम पढ़ेंगे ना पूरा, तो ये स्त्री आपको जो है जीएस पेपर में जो महिला जो पावर है, महिला सशक्तिकरण, है ना? सशक्तिकरण, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला ये हो गया वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में एक जो डिसीजन दिया है गुजारा भत्ता, ठीक है? गुजारा भत्ता दिया है। फिर ट्रिपल तलाक था ना, उस पे जो फैसला दिया है। शाहबानो केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, याद रखिए। क्वेश्चन मेंस में कैसे पूछता है कि बताइए महिला सशक्तिकरण के दिशा में जो है हमारे कोर्ट ने या हमारे जुडिशरी ने कौन-कौन से अहम फैसला दिए हैं, वर्णन करें। तो आपको फ्लो चार्ट बनाना है, गुजारा भत्ता के बारे में बात करना है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बारे में बात करना है, शाहबानो केस में बात करना है, ठीक है? देखिए, चलिए इस आर्टिकल में थोड़ा डिटेल में जाएँगे क्योंकि हमारे व्यूअर लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि जब सर एडिटोरियल को आप डिस्कस करते हैं ना तो उसमें थोड़ा-सा सभी पहलुओं पे ध्यान ज़रूर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, अभी अभी हाल में क्या हुआ कि एक मुस्लिम महिला थी, ठीक है? उनका तलाक हो गया था और उनके जो पति थे ना, वो गुजारा भत्ता नहीं दे रहे थे, मात्र 3 महीना के लिए दे रहे थे वो, ठीक है? 3 महीना के लिए दे रहे थे। मुस्लिम महिला थी, ठीक है? 3 महीना के लिए दे रहे थे, तो नुकसान तो होगा क्योंकि महिला मुस्लिम महिला नहीं होती है, भारत की महिला, भारत की नागरिक है वो, ठीक है? और भारत की नागरिक को जो है ना महिला हो, चाहे किसी भी धर्म को मानता हो, चाहे हिंदू मानती हो, चाहे मुस्लिम मानती हो, चाहे कोई भी धर्म को मानता हो, लेकिन उनका जो हक है, जो अधिकार है, जो संविधान देता है, उससे आप वंचित नहीं करोगे, ठीक है? आपको बता दें यहाँ पे कि एक इद्दत करके शब्द है, देखिए इद्दत, ये मुस्लिम कानून जो शरीयत कानून है ना उसमें लिखा हुआ है इद्दत। तो ये जो मुस्लिम कानून है यहाँ पे 1986 में पारित किया गया था, ठीक है? राजीव गांधी सरकार में कि जो है यहाँ पे शरीयत कानून को लागू होगा महिलाओं से जुड़ा हुआ अधिकार से, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो न्यूज़ में इसलिए आ गया है एम्पावरमेंट को लेकर क्योंकि जो गुजारा भत्ता है, मुस्लिम महिला थी जिसका डाइवोर्स हो गया था और उसको मात्र 3 महीना के लिए ही गुजारा भत्ता मिलेगा, तो वो खुश नहीं थी वो, ठीक है? क्योंकि उसके बच्चे हैं, वो अपना जीवन यापन कैसे करेगी? ये चैलेंजेस है। इसी के बारे में जो है तवलीन सिंह का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि एक कंडीशन था, ठीक है? जब वो कहीं भी रिपोर्टिंग करने गई थी तो उन्होंने एक महिला को देखा था जो कि पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी हुई थी, ठीक है? तो उनसे बातचीत की, तो क्या आपके सामने क्या मसला है? तो उन्होंने बताया कि देखिए मेरे शौहर ने जो है हमें तलाक दे दिया और मेरे एक बच्ची है, ठीक है? तो हम उसके भरण-पोषण करने के लिए हमें जो है पुलिस के सामने क्या है, मदद माँगने आए हैं, क्लियर है?
तो इन्होंने जब इस बात को सुना तो इन्होंने क्या किया, दोनों जो महिला जो उसकी बच्ची थी, दोनों को होटल पे ले गई, खाना पीना खिलाई, उनसे बातचीत किए, ठीक है। उन्होंने अपना नंबर दिया, अगर आपको पति फिर से घर से निकालते हैं ना तो आप हमें फ़ोन कीजिए। तो उस पति ने महिला को इसलिए बाहर निकाल दिया था क्योंकि उसने दूसरा शादी करके दूसरी महिला को लेके आ गया था। तो शरीयत कानून में मुस्लिम में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 4 शादी करने के लिए यहाँ पे अ, अधिकार देता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो देश है वो संविधान के अनुसार चलेगा, ठीक है, कोई पर्सनल कानून से नहीं। इसी के लिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बात चल रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जब यहाँ पे दूसरा केस पढ़ेंगे, अब हिंदू लड़की के मामले देखिए, तो मुस्लिम में आपने देखा, हिंदू लड़की में क्या होता है कि आप जो है पहली अगर पत्नी जिंदा है, ठीक है, अगर उससे तलाक नहीं हुआ है तो आप दूसरी शादी नहीं करेंगे, वो गैर कानूनी अपराध हो जाएगा, ठीक है, मतलब अपराध हो जाएगा, वो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो अगर हिंदू महिला में अगर तलाक होता है तो पुरुष को, ठीक है, चाहे महिला अर्न करती हो या नहीं करती हो, दोनों केस में पति को जो यहाँ पर गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, ठीक है, पूरा देना पड़ेगा। क्योंकि महिलाओं के सामने जो है अपने लाइफ को लेकर, अपने बच्चों को लेकर पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह करना, इसके लिए खर्चा कौन देगा, पति को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के आधार पे ये आर्टिकल पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि यहाँ पे धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि हिंदू धर्म में आपने सती प्रथा का नाम सुना होता है, ठीक है। हिस्ट्री में क्वेश्चन भी पूछता है सती प्रथा को लेकर, क्योंकि ये सब सामाजिक बुराई है और ये सब सामाजिक बुराई का जो है ना, धर्म के आधार पर इसको पनाह नहीं देना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। चाहे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हो, चाहे सती प्रथा हो, चाहे आपका गुजारा भत्ता को लेकर हो, यहाँ पे महिलाओं का जो अधिकार है ना, जो नागरिक है हमारे भारत की महिला है, उनका गरिमा को बनाए रखने के लिए इस तरह का जो है प्रावधान करना ही होगा, ठीक है। अभी देखेंगे चैलेंजेस क्या है महिलाओं के सामने, चुनौती। यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना है, ऐसे सर्कल करना है, फ्लो में लिखना है कि नाबालिग का जो शादी हो जाता है, बाल विवाह हो जाता है, दुष्कर्म, ठीक है, और पितृशतात्मक ये सब चैलेंजेस हैं, ठीक है। अपराध अपराध जो पुरुष जो बच्चे होते हैं ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, शिक्षा का अभाव, ये सब क्या है, चैलेंजेस है। तो यहाँ पे फिर दूसरा अगर हम लोग बात करें शाहबानो केस में, देखिए शाहबानो केस याद रखिएगा, 1986 का केस था। उस समय राज्य सरकार जो थी वहाँ पे गवर्नमेंट में थी। शाहबानो में 62 साल की महिला थी, उनके साथ भी ऐसे ही कुछ कांड हुआ था। क्या हुआ था, उनका जो है पति ने उनको क्या डाइवोर्स दे दिया, वो गुजारा भत्ता मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में गई और तो यहाँ पे जो जो सामने वाला विपक्ष वाला पार्टी था, उन्होंने बोला कि हमारी शरीयत कानून जो फॉलो होता है उसमें जो है यहाँ पे गुजारा भत्ता 3 महीना से अधिक नहीं दिया जा सकता है। तो इनको परेशानी हो गया, क्यों नहीं होगा, अब 62 साल की महिला है, उनको पैसा नहीं मिलेगा तो सर्वाइव कैसे करेंगे वो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे फैसला दिया था शाहबानो केस में कि यहाँ पर देश जो है ना शरीयत कानून से नहीं चलेगा बल्कि देश के कानून से चलेगा, ठीक है। तो ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग बात करें कुछ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस चैलेंजेस और महिलाओं से जुड़ा हुआ आपको बता दें क्या क्या प्रयास किया गया है, ठीक है, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए। मैं कई दफ़ा इसको जिक्र भी किया हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहला लिख लीजिएगा। प्रसूति जो अधिनियम है 1961, उसका यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और समान कार्य के लिए समान वेतन के प्रावधान किया गया है 42, ठीक है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 326, ये सब आप बात कीजिएगा, ठीक है। और विशाखा गाइडलाइन है ना, ये सब जो है केंद्र सरकार जज की तरफ से, मतलब जुडिशरी की तरफ से प्रयास किए गए हैं। मुझे और भी याद नहीं आ पा रहा है क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं संविधान हत्या दिवस। आपको पता है ना, संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा 25 जून और 1975 को, ठीक है। इस आर्टिकल का भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं इस पर भी डिटेल चल जाता हूँ। देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर जो संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है ना, ये क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे का क्या निहितार्थ है, रिलेवेंस क्या है, तो आपको बता दें। देखिए हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है, और चाहे सत्य कितना भी बासी, चाहे पुराना क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके बारे में जानना अधिकार होना चाहिए लोकतंत्र में। क्योंकि संविधान किस दौर से गुजरा है, किस तरह का उथक पटक जो संविधान ने देखा है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। याद रखिए, वन एग्जाम में पूछ सकता है कि संविधान हत्या दिवस जो है कब मनाया जाएगा, 25 जून को। इस समय किस तरह जो है जो सत्ता के जो पक्ष में थे, सत्ता के लालच में किस तरह संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया था, ठीक है। संविधान को ताक पर रख दिया गया था और इमरजेंसी लगा दिया गया था। तो इमरजेंसी जो है देश में 3 बार लगा है, याद रखिएगा, मैंने कल भी जिक्र किया था, कितने बार, 3 बार। और यहाँ पे संविधान हत्या दिवस जो एक दिन का जलसा नहीं है, बल्कि लोगों को जानना चाहिए कि हमारे जो इतिहास में क्या क्या हुआ है, हमारा संविधान जो वर्तमान में दिख रहा है ना, वो किस किस चैलेंजेस से गुजरा है, ठीक है। क्योंकि हमारे संविधान को एक जीवंत जो है दस्तावेज का दर्जा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करने का अधिकार है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करें। यहाँ पे ये है हमारे होम मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सीमावर्ती क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये ला प्रोग्राम, ये जीवंत ग्राम कार्यक्रम
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था और इंपॉर्टेंस भी है, हर एग्जाम में पूछा गया है। जो हमारा देश है, जैसे मान लीजिए अपना भारत है, श्रीलंका, ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका हो गया, ये गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान वाला इलाका हो गया, इधर आपका कौन सा हो गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाला। जितना भी सीमावर्ती जो गांव है ना, वहां पर डेवलपमेंट का कार्य के लिए, डेवलपमेंट के लिए और संरचना विकास के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रयास किया गया है जीवंत ग्राम कार्यक्रम, यानी कि पूरी संभावना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सेना का जो महत्वपूर्ण भूमिका है ना, उस पर जोर दिया गया है। सेना को क्या करना चाहिए कि जो ग्रामीण इलाका में जो गाँव है ना, वहाँ पे जो कोऑपरेटिव जो कमेटी है, उससे जो है उसके लिए काम करना चाहिए, उससे जो है सामान खरीदना चाहिए, ठीक है। साथ ही वहाँ पे जो सेनाओं को जो स्वास्थ्य सुविधा मिलता है ना, उसका लाभ जो है वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों, जो दूर दराज वाला क्षेत्र है ना, उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर याद रखिएगा 2024 तक हमारा लक्ष्य है कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत 4G कनेक्टिविटी सभी जो है दूर दराज इलाकों में हो जाए। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर फिर देखेंगे, बिना सबूत विदेशी नागरिक घोषित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया था। 1975 से केस लड़ रहा था एक व्यक्ति, उसको जो विदेशी नागरिक जो है करार दे दिया गया था, तो उसने पिटीशन दायर किया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी को बिना आधार पे, बिना किसी सबूत पे आप किसी को विदेशी नागरिक अनाउंस नहीं कर सकते। तो नागरिक को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा संविधान का भाग 2 किसके बारे में डील करता है? नागरिक के बारे में। आर्टिकल याद रखिएगा 5 से 11, ठीक है। 5 तरीके से जो है यहाँ पे दिया जाता है। 5 तरीके से क्या दिया जाता है? नागरिकता, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, ठीक है, पंजीयन के आधार पे, और भी 2 तरीके हैं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है। अभी नागरिक को लेकर भी पूछा गया था। अभी हाल ही में 14 लोगों को जो है ना सिटीजन दिया गया था। कौन? जो आपके वहां से आए थे, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से आए थे ना सिटीजन। जो कानून जो नया वाला बना था उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा गया था आपको सीडीपीओ में। देखिए, कच्चा खाद्य पदार्थ लेकर मालदीव पहुंचा भारतीय जहाज। 2 बंदरगाह याद रखिएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? भारत में, तूतीकोरिन। और एक है आपका अड्डू कहाँ पे है? मालदीव में। क्वेश्चन पूछा गया है या मेंस में पूछता है, ठीक है। तो मालदीव कहाँ पे, आपको लोकेशन दिखाते हैं आपको। ये है हमारा प्यारा भारत, ये राजस्थान गुजरात वाला इलाका है। ऐसे ही मैप बनाएगा जब मेंस वगैरह लिखते हैं ना, क्योंकि परफेक्ट नहीं बन पाता है। यहाँ पे मालदीव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अड्डू जो है क्या है? बंदरगाह है। फिर देखिए दक्षिणी गाजा में, आपको पता ना इजराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, तो 2 स्टेट थ्योरी याद रखिए। क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया। 2 स्टेट थ्योरी किससे जुड़ा हुआ है? तो हमास इजराइल के जो बीच है ना, उसकी शांति स्थापना के लिए। क्योंकि भारत जो है हमेशा जो है जिक्र करता है कि संवाद के माध्यम से ही जो युद्ध से छुटकारा मिलेगा, ठीक है। संवाद कूटनीतिक तरीके से ही मिलेगा, क्योंकि भारत जो है ना युद्ध को प्रमोट नहीं करता बल्कि बुद्ध को प्रमोट करता है भारत, ठीक है। भारत जो है ज्ञान की धरती रहा है। तो ये सब चीज, तमाम चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। फिर देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख है ना, और क्या नाम है इनका, याद रखिएगा, गुतरेस। महासचिव क्या है? गुतरेस। तो यहाँ पे मानव पिनबॉल जो है शब्द आ गया, मानव पिनबॉल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो अचानक ऐसा स्थिति बन गया ना कि लोग अपने देश को छोड़ के, अपने स्थान को छोड़ के दूसरी जगह बसने के लिए मजबूर हो गए, उसी को पिनबॉल बोलते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो वेस्ट बैंक हो गया, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ठीक है, इन तमाम क्षेत्रों में जो शरणार्थी जो बस रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र ने अपील किया है कि आप जो यहाँ पे आर्थिक मदद जो यहाँ पे मुहैया कराएं, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा को लेकर। हमारा संविधान का जो 8 शेड्यूल है ना, उसमें 22 जो है क्षेत्रीय भाषा है। कितना है? 22 भाषा है, ठीक है। इंपॉर्टेंस है क्योंकि जो भी संविधान में जिस भाषा का दर्जा मिल जाता है ना कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा के रूप में, तो उसके विकास के लिए जो है सरकारी प्रयास किए जाते हैं। क्लियर है? और क्या बात करें, यहाँ पे कुछ खास नजर आ रहा है क्या? अभी इसलिए न्यूज में आ गया है क्योंकि अभी हिंदी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि भारत में लगभग 80% 70% जो है ना पॉपुलेशन, वो हिंदी को प्रमोट करते हैं, हिंदी में बातचीत करते हैं, या हिंदी उनका मदर लैंग्वेज है। दुनिया में 3rd नंबर पर आता है हिंदी, ठीक है। और भारत में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो हिंदी को प्रमोट नहीं करेंगे तो ये प्रायोरिटी है, लेकिन जो 22 भाषा है ना, उनको भी प्रमोट करना है। क्लियर है? तो हिंदी में क्या हो रहा है कि अब बीटेक का पढ़ाई होगा, मेडिकल के पढ़ाई किए जाएंगे, और कानून का जो पढ़ाई है उसको भी जो है क्षेत्रीय भाषा में कैसे लागू करें, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो इसी की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। तो ये था मेरा महत्वपूर्ण आर्टिकल, जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, ठीक है। और ये कोटेशन याद रखिएगा, जब यह कष्ट हो जाए कि लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है, तो लक्ष्य को ना बदले बल्कि अपने कार्य करने के तरीकों को बदले। और ये लिखे कन्फ्यूशियस, ठीक है। इंपॉर्टेंस है ये, और अपने जीवन में इसको उतारिएगा, हम तो उतारते ही हैं, ठीक है। तो बस आपसे यही अपील रहेगा, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो अपना जरूर फीडबैक दें, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप अगर बेहतर हमें फीडबैक देंगे तो हमें इसमें और भी इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।